कॉजेज़ ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, यानी कि शुरू के 3 महीने में गर्भपात होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, जितनी भी प्रेगनेंसीज़ होती हैं उसमें से 15% प्रेगनेंसीज़ जो है मिस्ड अबॉर्शन हो जाती हैं। यानी कि अगर 100 प्रेगनेंसी है, इसमें से 15 लोगों के बच्चे शुरू में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो बच्चे ख़त्म हुए होते हैं, जो अबॉर्शन हुआ होता है, इनमें से 87% लोग आगे चल के नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं और नॉर्मल बच्चे भी होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ डॉक्टर नायाब तरमीन। इस वीडियो में हम देखेंगे किन वजहों से मिस अबॉर्शन होता है और आप उनको कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहला, सबसे कॉमन कॉज होता है क्रोमोसोमल फैक्टर्स। देखिए, हमारे सेल में जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म में और ओवम में इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों मिलते हैं तो जो है जाइगोट यानी कि बच्चा बनता है, जिसमें फिर दोबारा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कभी जब मिलते हैं तो इसमें डिफेक्ट आने लग जाता है। उसकी वजह से अपने आप बच्चा आगे चल के नहीं बनता है या फिर उसमें और डिफेक्ट आने लग जाता है। दूसरा होता है एज। अगर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एग की क्वालिटी ख़राब होती जाती है और जो आपका फर्टिलिटी का रेट 20s में होता है वो 30s में नहीं होता। 30s में 20% चांसेस रहते हैं अबॉर्शन के। नेक्स्ट है हार्मोनल रीजंस। हार्मोन्स की दिक्कत होती है, जैसे कि ल्यूटल फेस डिफेक्ट, थायराइड डिजीज़ होती है, किसी को डायबिटीज़ की दिक्कत होती है और किसी को पीसीओडी की दिक्कत होती है। सबसे पहले ल्यूटल फेस डिफेक्ट। देखिए, जब बच्चा निकल जाता है, जब बच्चा बनना होता है, अंडा जब निकल जाता है 14वें दिन, इसके बाद जो खाली सिस्ट बन जाती है उसमें से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो अगर कम होता है तो आपका बच्चा रुकता नहीं है। बच्चे की दीवार जो है कमज़ोर रहती है, बच्चेदानी की दीवार नहीं रुक पाता बच्चा। देन डायबिटीज़ की वजह से बच्चा नहीं रुक पाता है। थायराइड एक बहुत कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते। अगर कंसीव होता है तो आगे नहीं रुक पाता। 10 to 15% जो केसेस हैं अबॉर्शन के, वो ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट होता है इम्यूनोलॉजिकल कॉज। ये इम्यूनोलॉजिकल मतलब हमारे जो इम्यूनिटी है, हमारे अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमको बाहर के इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो कभी कभी हमारे अंदर क्या होता है, जब स्पर्म आता है तो हमारा जो ओवम है, हमारी जो बॉडी है, उसको एक फॉरेन मटेरियल समझती है। वो सोचती है कि हमारे लिए हानिकारक है और वो फ्यूज़ नहीं होती है और बच्चा नहीं बनने देते हैं। दूसरा होता है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, माँ का जो ब्लड है उसके अंदर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जब बनती हैं तो जो ब्लड होता है, ये ब्लड को थक्का बनाने लग जाती हैं ब्लड का। तो जब कंसीव करते हैं तो बच्चे इम्प्लांटेशन होता है, बच्चेदानी में फिट होता है और लगने के बाद खरियाई बनना शुरू होती है, यानी कि प्लेसेंटा। और उसमें जो है ब्लड उससे बच्चे को जाता है, लेकिन उसमें जो है खून जमने लग जाता है, बच्चे को खून नहीं जाता है और बच्चा ख़त्म हो जाता है। बाकी इन्फेक्शंस हैं, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो या पैरासिटिक हो। 5% जो है केसेस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चेदानी जो है आपकी यूट्रस, उसमें एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि बाइकॉर्नुएट होता है, उसके 2 मुंह होते हैं। कभी कभी इसके अंदर बड़ा सा फाइब्रॉइड या रसौली गांठ हो जाती है, उससे नहीं होता है। कभी कभी जो आपका बच्चेदानी का मुंह है वो बच्चे के वेट को सहन नहीं कर पाता है और वो टाइम से पहले खुलने लग जाता है। ये ज़्यादातर 3 महीने के बाद वाले में होता है। कभी कभी जो बच्चेदानी की दीवार है आपकी, वो पतली रहती है, 8 mm से कम रहती है। अगर उससे कम रहती है तो बच्चा उसमें चिपक नहीं पाता, इम्प्लांटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है रेडिएशन एक्सपोजर। अगर आपको पता ना हो कि आप कंसीव कर चुके हैं या आपको किसी वजह से एक्सरे या सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये बच्चे में डिफेक्ट पैदा कर सकता है। बाकी 30 to 40% जो है अबॉर्शन वो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, उनका वजह पता नहीं चलती, लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से हो सकता है। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम मिस कैरेज से बच सकें और हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। देखिए, अगर ल्यूटल फेस डिफेक्ट है तो वो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से होता है, तो स्टार्टिंग से ही उसका प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट कर दिया जाता है।
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अगर है तो उसको इंसुलिन सेंसिटाइज़र दिया जाता है, यानी कि मेटफॉर्मिन टैबलेट आती है, वो जो है शुरू से ही देते रहें। अगर डायबिटीज़ है और थायराइड डिजीज़ है तो इसमें आपको अपना शुगर और अपना थायराइड का जो लेवल है, हार्मोन्स का जो लेवल है, वो कंट्रोल रखना है, उसकी आपको मेडिसिन लगातार लेनी है। जहाँ तक एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की बात है, तो जैसे बताया ब्लड में क्लॉट, थक्का जमने लग जाता है, तो हम ऐसी मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं जिससे कि जो ब्लड है वो थोड़ा सा पतला रहे। जैसे एस्पिरिन है, हिपैरिन है, ये ब्लड को पतला करने के काम आते हैं, तो ब्लड जो है बेबी में ईजिली पहुँचेगा। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको फ्रूट्स में मिलते हैं और आर्टिफिशियली भी मल्टीविटामिन्स आते हैं। देखिए कुछ आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करने चाहिए जो कि आपका कंसीव करने के चांसेस बढ़ें और बच्चा जो है आपका सही रहे। जैसे कि डाइट, आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, रोटी है, सब्ज़ी है। दूसरा जो नट्स हैं, जैसे अखरोट अच्छा होता है, बादाम अच्छा होता है, ये सब लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में पपीता और अनानास नहीं लेना है, बाकी आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। जो आप कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी का इंटेक आप थोड़ा सा कम करें, या अगर आपको पहले अबॉर्शन हो चुके हैं तो आप अगर कम से कम 3 महीने बंद ही कर दें तो ही बेहतर है। अल्कोहल ये कंसीव करने में भी आपको प्रॉब्लम करता है, और अगर बच्चा है तो उसमें भी आगे डिफेक्ट लाने की इसमें दिक्कत रहती है। स्मोकिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। शुरू में आप हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, ब्रिस्क वॉक है, ये सब करते रहें। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली चले। बाकी अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार मिस हो गया तो आप आगे कंसीव नहीं कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।